फोर्सेस ने इस पुल को उड़ा दिया था, जिससे कि ज्यादा संख्या में टैंक रूस के जो हैं वो अंदर प्रवेश न कर सके। बूचा के अलावा इरपिन में भी रूसी सेना के जाने के बाद तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। एक जीता जागता शहर खंडहर में तब्दील हो गया। और अब बात यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार की। बूचा शहर में वार पलटवार की सियासत के बीच यूक्रेन इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि बूचा शहर में बर्बादी की पटकथा लिखने वाला रूस का खूनी दस्ता एक बार फिर यूक्रेन की सरहद में दाखिल हो गया है, जिसका मतलब ये है कि क्या एक बार फिर बूचा शहर जैसे नरसंहार को अंजाम दिए जाने की साजिश रची जा रही है। जिसने बूचा में रची क्रूरता की दास्तान। जिस रूसी दस्ते पर लगे सनसनीखेज आरोप। यूक्रेन में बूचा पार्ट 2 की खौफनाक साजिश। नरसंहार की आशंका से फिर सहमा यूक्रेन। यूक्रेन में फिर दाखिल हुई खूनी ब्रिगेड। पुतिन दोहराएंगे बूचा पार्ट 2। क्रूरता और बर्बरता का दंश झेलने वाले शहर बूचा में जो कुछ भी हुआ वो एक बार फिर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हो सकता है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस के हवाले से आई खबर को हम पूरा समझाएं, उससे पहले बूचा से ही आई कुछ सुकून देने वाली तस्वीरों को भी देख लीजिए। जंग की भीषण घड़ी के बीच न्यूज 18 के हाथ बूचा की वो तस्वीरें लगी हैं जिसमें शहर के मेयर एनाटोली फेडोरुक लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। खुद मेयर घर घर पहुंचकर लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। ये उसी बूचा की तस्वीरें हैं जहां के यूक्रेन ग्रस्त इलाके से नरसंहार की कहानी भी बाहर आई है। और अब यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ने एक बार फिर इस बात की आशंका जताई है कि बूचा में हुई बर्बरता को रूसी सेना दोबारा दोहरा सकती है। लेकिन इस बार निशाने पर बूचा नहीं बल्कि यूक्रेन के दूसरे शहर हो सकते हैं। बूचा पार्ट 2 की सबसे ज्यादा संभावना खार्किव को लेकर जताई जा रही है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि बूचा में हुई बर्बरता को दोहराया जा सकता है। यूक्रेन के अलग अलग शहर निशाना हो सकते हैं। बूचा पार्ट 2 की सबसे ज्यादा संभावना खार्किव में है। बताया जा रहा है कि 2 दिन के आराम के बाद रूस की 64वीं मोटरिस्ट ब्रिगेड एक्शन में आने को तैयार बैठी है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि इस बार भी इस ब्रिगेड को स्पेशल टास्क दिया गया है, जिसके मुताबिक इस ब्रिगेड का पहला मकसद उन चश्मदीदों को खत्म करना होगा जिन्होंने रूसी सैनिकों की बर्बरता को करीब से देखा है। मोटरिस्ट ब्रिगेड का दूसरा मकसद तमाम सबूतों को नष्ट करना है। असल में यूक्रेनियन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के जांचकर्ता युद्ध अपराध से जुड़े सबूतों को लगातार जुटाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि बूचा जैसी बर्बरता और आम नागरिकों की हत्या का आरोप झेलने वाली रूसी सेना की खूनी ब्रिगेड के यूक्रेन में फिर से सक्रिय होने का दावा किया जा रहा है।
तो यूक्रेन के बूचा शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही है उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक इस मामले में सीधे तौर पर रूस को ही दोषी बता रही हैं, लेकिन रूस ने भी अब साफ कर दिया है कि ये अब कुछ उसे दुनिया के सामने बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रूस का यह भी कहना है कि उसके खिलाफ पश्चिम मीडिया गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। बूचा में बर्बरता का सच क्या है? कौन है बूचा का गुनहगार? और इस वक्त सीधा रुख करते हैं ओस्तोमल एयरपोर्ट का, जहां इस वक्त मेरे सहयोगी अरुण लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अरुण, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ मंजर वहां का? देखिए, ये मंजर जो है वो दर्शकों को देखना जरूरी है कि किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान, यानी सामान ढोने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विमान, जिसको एंटोनोव AN-225 मरिया कहते थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये होस्टोमेल एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के हैंगर में दुनिया का सबसे बड़ा विमान, जिसे यूक्रेन अपनी शान कहता था, फख्र से कहता था यूक्रेन की, इतना बड़ा विमान किसी ने कभी बनाया नहीं है। वो विमान आपको दिखाई दे रहा है। विजय कमल देव, जल्दी से आइए नजदीक और दिखाइए कि किस तरह से ये विमान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। कितना बड़ा विमान है, अगर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे तो ये कई मीटर का विमान है। इसकी विंग ही देखिए आप, लगभग 100 से 125 फुट की इसकी विंग ही है। और दूसरी तरफ ये विमान का अगला हिस्सा है जिसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इस हिस्से में पायलट बैठा करते थे, लेकिन ये हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जरा देखिए। रूस ने टैंक से, गोले से, बम बारूद से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इस एंटोनोव 225, जो इसका दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है, उसको ये पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। आप देखिए, बीच से ये टूट गया है, लेकिन इसके बाद भी लगभग 100 मीटर के आसपास का हिस्सा बचा हुआ है। ये देखिए, बीचों बीच विमान टूट गया है। मैं आपको दिखाऊं इसको, मैं इसके नीचे से गुजर सकता हूं अभी भी। ये विमान चूंकि पूरी तरह से जमींदोज हो गया है, फिर भी मैं अगर हाथ उठा भी रहा हूं तो भी इस विमान की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। यानी इतना बड़ा ये विमान है जो सैकड़ों टन लेकर के सामान जाता था। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये 3 इंजन है। इधर के तीनों इंजन सही सलामत हैं, लेकिन इसकी विंग टूट गई है और टूट के गिरी है एक ऐसे विमान पर जो छोटा सा विमान है। और इसको कैसे नष्ट किया रूस ने, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। कमल देव जी, जरा वो दिखाइए। टैंक, सामने टैंक है, उससे भारी गोलाबारी की गई। सामने देखिए एक और हैंगर है, उसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया रूस की सेनाओं ने। सबसे पहले इसी होस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूस ने कब्जा किया, यहीं पर हमला किया। ऊपर से मिसाइल और ऊपर से रॉकेट दागे गए, नीचे से टैंकों के जरिए पूरा बर्बाद कर दिया गया। ये तीनों आपको दिखाया मैंने, तीनों ये इंजन सही सलामत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, आइए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक इंजन ये भी है, और ये इंजन पूरी तरह से नष्ट हो गया है, खाक हो गया है, जल करके ये बर्बाद हो गया है। ये इंजन, ये जिसको यूक्रेन कहता था कि उसके लिए फख्र की बात है, उसके लिए शान की बात है कि दुनिया के किसी मुल्क ने इतना बड़ा मालवाहक विमान नहीं बनाया है, उसकी हालत देखिए ये। और ये देखिए टैंक है, 1 2 3 4, चारों तरफ टैंक हैं। और ये देखिए अगला हिस्सा जिसके बारे में मैं आपको सामने से दिखा रहा था, उसकी हालत देखिए कैसी हालत है। ये हालत देखिए, इसमें कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है ये विमान। इतना बड़ा विमान है ये। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना बड़ा विमान कभी नहीं देखा था, और ये सिर्फ यूक्रेन में इतना बड़ा विमान बन पाया था। लेकिन इसका दूसरा इंजन देखिए, ये दूसरा इंजन है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। एक इंजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, दूसरा इंजन भी डैमेज हो गया है, क्योंकि इसमें भी आग लगी है, इसमें भी आग लगी थी और ये इंजन भी पूरी तरह से जल गया है, खाक हो गया ये इंजन। सामने से टैंक, ये देखिए टैंक है, ये टैंक है रूस का। और ये देखिए इससे गोले बरसाए गए इस इंजन के अंदर, और ये इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको लेके चलता हूँ, तीसरा इंजन भी दिखाता हूँ। काफ़ी दूरी में ये विमान खड़ा है, इसलिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो तीसरा इंजन है, इसको कैसे नष्ट किया गया। ये देखिए तबाही के निशान, ये गोले, छोटे छोटे जो गोले टैंक से आते हैं, बड़े गोले, उनसे ये निशान बना है। और दूसरी तरफ देखिए ये इंजन है,
इसका ये इंजन है, ये भी लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब ये शायद ही कभी काम कर पाए। और इसकी विंग देखिए, विंग कहाँ तक गई है, ये विंग है। और वहाँ से अगर पूरा विमान दिखाना पड़े आपको, तो आपको भव्यता का इसके अंदाज़ा होगा, जो कि अब एक खंडहर की तरह एक ऐसी मशीन जो अब शायद ही कभी उड़ पाएगी, जो मानव इतिहास में सबसे बड़ी मशीन उड़ने वाली बनाई थी यूक्रेन के इंजीनियर्स ने, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन पिछला हिस्सा जो है, ये जो पिछला हिस्सा है, ये अभी भी सही है, अभी भी ठीक है। लेकिन आधे से ज़्यादा का हिस्सा इसका जल गया है, बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसलिए अब ये विमान शायद ही कभी उड़ पाए। मैं ज़रा दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये विमान कितना बड़ा होगा, उसका अंदाज़ा लगाएं। ये देखिए, ये पहिया है, ये पहिया है, एक, ये दो, और दो पहिए ये हैं सिर्फ। अब इस तरह कितने पहिए हैं? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी 14 पहिए एक तरफ है। आगे के 4 पहिए पूरी तरह से जल के खाक हो गए हैं, तो 14 पहिए एक तरफ और 14 पहिए दूसरी तरफ, यानी 28 पहियों पर यह विमान लैंड करता था। लेकिन अब इसकी देखिए हाइड्रोलिक, देखिए कितनी मजबूत हाइड्रोलिक और कितनी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा यूक्रेन के इंजीनियर्स ने किया था। लेकिन वो सब कुछ अब यहाँ पर नेस्तनाबूद जमीदोज हो चुका है। और मैं आपको एक बार ज़रा तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ क्यों, उसके पीछे की वजह भी बता रहा हूँ। पीछे की वजह यह है कि ये जो टैंक आप देख रहे हैं, रूस के टैंक हैं, ये क्यों यहाँ आए? क्योंकि होस्टोमेल हवाई अड्डा रूस की सीमा से करीब था। यहाँ उन्होंने पहले कब्जा किया, यहाँ पर उन्होंने बेस बनाया, यहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मर्ड व्हीकल को उतारे, यहाँ पर उन्होंने अपने टैंक उतारे, यहाँ पर अपने साजो सामान उतारे, यहाँ पर उन्होंने रसद उतारी। इस पूरे हवाई अड्डे को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, एक टैंक और भी है यहाँ पर, ये टैंक देखिए, ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जल गया है। इसके अलावा वी जो साइन होता है, वी साइन जो होता है, वो रूस के टैंकों का साइन होता है। तो एक और टैंक दिखा रहा हूँ इधर। आप जिधर भी आप देखेंगे, आपको चारों तरफ टैंक ही टैंक नज़र आएंगे। हालांकि यूक्रेन की सेना अभी यहाँ पर है, लेकिन ये देखिए, ये वी टैंक, ये जो निशान होता है, ये रसिया का, क्या कह रहे हैं सर जी? ओ, एम्यूनिशंस, ओके। तो उधर जाना ठीक नहीं है, यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़रा फोकस करिए। वी, ये रूस के टैंकों के निशान हैं, वी निशान। और ये रूस के टैंक हैं जिन्होंने इस पूरे विमान को जमींदोज कर दिया है। एक बार फिर ज़रा तस्वीरें दिखाई इस विमान की दूर से, एक बार तस्वीरें दिखाइए ज़रा दर्शकों को, ये विमान कैसा दिख रहा है अब। और अपने भव्यता के दिनों में ये विमान पूरी दुनिया में मशहूर था। इसका नाम मैं फिर एक बार बता दूं दर्शकों को, एंटोनोव AN 225 मरिया। ये मरिया विमान है जो पूरी तरह से अब नष्ट हो गया है। और कैसे नष्ट किया गया इसको नष्ट कैसे किया गया, ज़रा वो भी चीज़ें देख लीजिए और वो तस्वीरें भी देख लीजिए। ये सामने का हैंगर आपको दिखाया था मैंने, सामने का हैंगर मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये सामने का हैंगर है, ये पूरी तरह से जल के बर्बाद हो गया है। और दूसरी तरफ हवाई अड्डा है, और हवाई अड्डा के अलावा रनवे उधर है, जहाँ एक विमान आपको और खड़ा दिखाई दे रहा होगा, वो है रनवे। होस्टोमेल हवाई अड्डे का रनवे है, जो लगभग 1 महीने तक रूसियों के कब्जे में रहा। यहीं से वो पूरा ऑपरेशन करते थे। बूचा पर अटैक करना हो, इरपिन पर अटैक करना हो, यहीं से उन्होंने अटैक किया। इस पूरे एयरपोर्ट को उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना लिया था, एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया इसको अपने लिए, अपने संसाधन लाने के लिए, अपने टैंक लाने के लिए। और किन गोलों से बर्बाद हुआ है ये पूरा विमान, किन गोलों से बर्बाद हुआ है ये पूरा विमान, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि लाइव गोले देखिए, ये छोटे छोटे एमुनिशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, छोटे से लेके बड़ा तक, ये देखिए टैंक के छोटे छोटे छर्रे जिनको कहते हैं हिंदुस्तान में, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किन गोलों से बर्बाद है, देखिए ये छोटी कार्ट्रिज आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर भी। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किन बड़े गोलों से, अब छोटी मिसाइल्स जो होती हैं या छोटे रॉकेट होते हैं, उनके देखिए ये मलबे हैं, वो यहाँ पर फटे हैं। बहुत बुरी तरह से इस विमान को बर्बाद किया गया है। आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे बर्बाद किया गया। बहुत सारे ऐसे गोले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी फटी नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर संभल के चलने के लिए कहा जा रहा है हमें। लेकिन फिर भी मैं दर्शकों तक ये ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इस विमान को ध्वस्त किया गया, और किस तरह से जब होस्टोमेल हवाई अड्डे पर लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन और रूस के बीच, तो कितना भीषण और कितना ज़बरदस्त युद्ध यहाँ पर हुआ था। अब देखिए,
ये एमुनेशन फैक्ट्री की तरह है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे हैं एमुनेशन। जरा दिखाइए कमल देव जी, इधर आइए, ये दिखाइए। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक देखेंगे कि किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान कैसे बर्बाद हुआ। ये देखिए, आपको एक तरफ से इसमें बहुत सारे लाइव शेल हैं, बहुत सारे लाइव गोले हैं जो टैंक में इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे जल गए हैं और बहुत सारे अभी भी लाइव हैं। जो देखिए ये गोला जो है मेरे पास, जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये अभी फूटा नहीं है। इस तरह के बहुत सारे गोले इसमें हैं जिसको यूक्रेन की सेना ने यहाँ इकट्ठा करके रखा हुआ है। और छोटी छोटी गोलियाँ इधर हैं। देखिए ये एमुनेशन जो है अभी फायर नहीं हो पाए। ये एमुनेशन है आपके पास। और अब आपको ले चल रहा हूँ मैं एक और तबाही की तस्वीर दिखाने। आइए कमल देव जी, ये देखिए ये जो गाड़ियाँ हैं कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि होस्टोमेल में सबसे पहले रूसियों ने ही हमला किया था। 3:15 का वक्त, यहाँ की एक घड़ी मैंने देखा जो बंद पड़ गई थी, 3:15 उसमें दिखाई दे रहा था। और मैं आपको तस्वीरें अब दिखा रहा हूँ। जरा इस हवाई अड्डे के अंदर के हैंगर में चलते हैं हम, आपको अंदर के हैंगर में लेकर चलते हैं। देखिए ये ज़रा बर्बादी का मंजर और बर्बादी का आलम देख लीजिए। ये सारी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो पूरी तरह से खाक हो गई हैं। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक और एंटोनोव विमान जो बेहद ही बड़ा है। और हवाई अड्डे के अंदर हैंगर के अंदर जितने भी विमान थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चले हैं। ये एक और विमान देखिए जो सही सलामत है कुछ हद तक, लेकिन इसको भी जला दिया गया है। इसमें भी टैंक अंदर ला करके इस पर फायरिंग की गई और इसको तो पूरी तरह से, इसके विंग्स को तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, देखिए 3 इंजन इसके हैं जी, और तीनों इंजन यहाँ पे हैं। बिल्कुल, हॉस्टोमेल एयरपोर्ट जिसे एक महीने से लगातार रूस की सेना अपने एक मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल कर रही थी, और ऐसे में अब बड़ा नुकसान यहां पर यूक्रेन को पहुंचाया गया है। सबसे बड़े मालवाहक विमान को ध्वस्त कर दिया है। जिस तरीके से रूस की सेना लगातार वहां पर गोले दागती हुई नजर आई। अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल जो रिपोर्ट आपने देखी वो बेबाक रिपोर्टिंग आप देख रहे थे अरुण सिंह की, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, अपनी जान पर खेलकर हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के पटियाला में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंग वॉर में कबड्डी प्लेयर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये वारदात पटियाला में यूनिवर्सिटी के बाहर मंगलवार को हुई। मारे गए कबड्डी प्लेयर का नाम धर्मेंद्र सिंह है। बताया ये जा रहा है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी के सामने 2 गुटों के बीच कहासुनी हुई थी और इसी झगड़े के कुछ देर बाद कबड्डी प्लेयर धर्मेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे, एक गुट से बात कर रहे थे, तभी उनको गोली मार दी गई। पुलिस इस पूरी हत्या की जांच में जुट चुकी है। हत्या की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 2 पक्षों के बीच में कहासुनी हुई और जब वहां पर कबड्डी प्लेयर पहुंचे, कहासुनी उनकी शुरू हुई तो उसी दौरान उन पर हमला किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट चुकी है पुलिस। हालांकि सबसे बड़ा जो सुराग मिला है वो यही सीसीटीवी फुटेज है। क्या कुछ मसला रहा, क्या कुछ मामला रहा, कौन से वो 2 पक्ष है जो कि लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आए थे। हालांकि जो कबड्डी प्लेयर धर्मेंद्र सिंह बताए जा रहे हैं वो इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए वहां पर पहुंचे, एक पक्ष से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उन पर हमला किया जाता है धारदार हथियार से। ये रेड सर्कल में जो आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पर ये 2 पक्ष आमने सामने मौजूद थे और इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए जब कबड्डी प्लेयर वहां पर पहुंचे, बातचीत कर रहे थे किसी के साथ, तो उसी दौरान उन पर पीछे से हमला किया जाता है, जिसके बाद मौके पर ही इनकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल जारी है पुलिस की तरफ से। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन में कल यूक्रेन युद्ध पर वोटिंग होनी है। रूस को यूएनएचआरसी से हटाने का मुद्दा उठाया गया है। यूएन में कल यूक्रेन युद्ध पर वोटिंग होगी और लगातार यूएन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से रूस जो है यूक्रेन पर युद्ध थोप रहा है, नरसंहार के लिए रूस जिम्मेदार है और ऐसे में इस यूक्रेन युद्ध पर कल वोटिंग होनी है। यूएनएचआरसी से हटाने की मांग लगातार की जा रही थी और इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाते हुए कई देश भी नजर आ रहे थे और ऐसे में इसी मसले को लेकर अब कल वोटिंग होनी है। क्या वाकई रूस के खिलाफ कई देश खुलकर सामने आएंगे, वोट करेंगे, रूस को किस तरीके से यूएनएचआरसी से हटाया जाए, इसको लेकर कई देश सख्त लहजे में कह चुके हैं कि बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए रूस की सेना लगातार आक्रामक होती हुई नजर आ रही है, मासूम लोगों की जान जा रही है और ऐसे में रूस को सबक सिखाने के लिए यूएनएचआरसी से बाहर करना होगा।
यूक्रेन के बूचा शहर में जो हुआ वो दुनिया ने देखा। बूचा पर यूक्रेन के दर्द को दुनिया ने सुना, लेकिन इस पर रूस की क्या राय है? बूचा में जो हुआ उसे रूस सिर्फ प्रोपेगेंडा का नाम देकर कन्नी काट गया? नहीं, बूचा में जो हुआ उसकी आंच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक गई है, जो यूक्रेन पर आखिरी प्रहार से पहले बूचा के लाशों से परेशान है। बूचा का भूत उन्हें ना सोने देता है, ना कोई काम करने देता है। क्या है बूचा का वो भूत? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अगर ये युद्ध है तो ये क्या है? अगर ये वर्चस्व का खूनी खेल है तो ये क्या है? बूचा की सड़कों पर नजर दौड़ाएंगे तो दिखेगा जैसे मौत ने इन सड़कों पर तांडव किया हो, और सड़क पर पड़ी ये लाशें जैसे चीख रही हैं कि आखिर उनका क्या कसूर। कल का हंसता खेलता जिंदा इंसान आज एक नंबर बनकर रह गया है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालात ने यूक्रेन के बूचा शहर को शमशान में बदलकर रख दिया है। जिसकी तबाही का दर्द बस यूक्रेन को ही नहीं झेलना पड़ रहा, इस बर्बादी का दंश रूस तक पहुंच गया है। बूचा के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ लाशें बिखरी हुई हैं, बेगुनाहों की लाशें। हर लाश मौत से पहले हुई दरिंदगी की गवाही दे रही है। तो ऐसा मत समझिएगा कि इन आम नागरिकों के खून के छींटे इस सड़क पर ही गिरे हैं। बूचा की हैवानियत की कालिख पुतिन के कपड़ों को भी काला कर गई है। रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब बूचा का भूत सता रहा है। सही सुना आपने, बूचा का भूत। आखिर क्या है बूचा का भूत जो अब पुतिन को सताने लगा है? किस तरह से पुतिन बूचा का भूत से खौफजदा है, बताएंगे। लेकिन इससे पहले बूचा की बर्बादी को एक बार फिर देख लीजिए और तय कीजिए, क्या यही युद्ध है? यूक्रेन के बूचा शहर के लिए पुतिन बुचर, या सीधे शब्दों में कहें तो कसाई साबित हुए हैं। क्या गली क्या सड़क, हर तरफ लाशों से ही राब्ता हो रहा है। मरने वालों में महिलाएं भी हैं और बच्चे भी। पिछले 1.5 महीने से यूक्रेन पर तबाही, बर्बादी और दहशतगर्दी का ऐसा काला साया मंडरा रहा है कि उसने एक खूबसूरत देश को नरक जैसे हालात में धकेल दिया है। जब लड़ाई होती है तो उसके शिकार बच्चे सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं, और रूस के सैनिकों ने यूक्रेन में बच्चों को भी निशाना बनाया, जो आज नहीं तो कल आगे चलकर यूक्रेन के भविष्य की नई इबारत लिख सकते थे। जैसे रूसी सैनिक बुचा में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे, जैसे उन्हें अपनी हर एक हरकत के लिए मेडल दिया जाने वाला है, अमानवीयता का मेडल। इसके बावजूद वहाँ कुछ लोग बच गए जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को याद कर रहे हैं, पुतिन की रेड आर्मी की हैवानियत बयां कर रहे हैं। Ми сиділи вдома. У нас дом на 2 половини. Ми сиділи в цій половині і чуємо взрив. Нашу половину взорвали. Потім стрільба по окнам. Виходіть. Олег вийшов. Не стріляйте, тут мирні. Руки. Він і батько руки отак. Я за ними слідом вийшла. Чому ви прячетесь? Я говорю, нам страшно, ви стріляєте. Вы не видите, мы русские. У нас георгиевские ленточки. Вони всі в георгиевских ленточках были. Олега и первым делом на колени, в висок выстрелили, полголовы отлетело и все. А нам говорят... А я около нього кричу, говорю, убий мене, убий. Я а еле він на ее мене оторвал.
ствол Я оторвал наставляє, отсюда. а у мене щекот був. Я говорю, ऐसा नहीं है कि तबाही की इंतहा सिर्फ बूचा शहर में ही की गई। यूक्रेन के सबसे बड़े अभेद्य किले कीव के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में लगभग सभी शहरों को जमींदोज कर दिया गया है। कोई इमारत नहीं बची है, खंडहर हो गए हैं शहर। लेकिन इस बीच कुछ लोग अब भी हैं हमारे जैसे, जो पूरी दुनिया को युद्ध की विभीषिका का दृश्य दिखा रहे हैं और हालात बता रहे हैं। इसके अलावा मारियोपोल की कुछ तस्वीरें हैं जो ड्रोन से रिकॉर्ड की गई हैं। इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि 90% से ज्यादा इमारतें रूस की बमबारी में या तो पूरी तरह तबाह हो गई हैं या अब रहने लायक नहीं रही। ये दावा वहां के मेयर ने किया है। ऐसे में अंदाजा लगाइए ये शहर और यहाँ रहने वाले लोगों का क्या हुआ होगा। 4.5 लाख की आबादी वाले मारियोपोल से 3 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। अब बचे हैं 1 लाख से ज्यादा लोग और इनकी जान इस वक्त मिसाइलों, धमाकों और गोलियों से घिरी हुई है। जंग तीसरे महीने में चल रही है, यानी फरवरी में हमला किया, मार्च में युद्ध तेज हुआ, अप्रैल में भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में यूक्रेन पुतिन के लिए एक बुरा ख्वाब साबित हो रहा है। तो बुचा का भूत पुतिन के पीछे पड़ गया है। यूक्रेन के लिए पुतिन अब विलन बन गए हैं, जिससे अब दुनिया में हर कोई रिश्ते खत्म करना चाहता है। बात अब प्रतिबंधों से आगे बढ़ चुकी है। इटली ने सुरक्षा चिंताओं की वजह से 30 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इससे पहले पोलैंड ने करीब 45 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया। फ्रांस ने 35 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। जर्मनी ने 40 राजनयिकों के निष्कासन का आदेश दिया। तो डेनमार्क ने कोपनहेगन के रूसी दूतावास में काम कर रहे 15 खुफिया अधिकारियों को देश से निकलने का हुक्म दिया। रूस पर अभी तक अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। अब उन्हीं प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त करने की तैयारी है। खबर है कि अमेरिका अब रूस में कोई भी नया निवेश नहीं करने वाला है। यूक्रेन के बुचा शहर में यूक्रेनी नागरिकों की सामूहिक हत्या की निंदा करते हुए भारत ने मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की वकालत की है। भारत के विदेश मंत्री ने भी संसद में घटना की निंदा की है। Advocating in Ukraine. We are first and foremost strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any dispute. If India has chosen a side, it is the side of peace. And it is for an immediate end to violence. बुचा में जो हुआ वो अपराध की इस तरह की तस्वीरें हैं जिन्हें यूक्रेन तो छोड़िए, दुनिया के आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने बुचा में जो हुआ उसकी कड़ी निंदा की और तत्काल निष्पक्ष जांच के लिए कहा। The war in Ukraine must stop now. We need serious negotiations for peace based on the principles of the United Nations Charter. I urge the Council to do everything in its power to end the war and to mitigate its impact both on the suffering people of Ukraine and on vulnerable people in developing countries around the world. बुचा में हदों को पार करके हैवानियत हुई है जिसके जख्मों पर दशकों तक मरहम काम नहीं करेगा। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले संयुक्त राष्ट्र और उनके सुरक्षा परिषद पर भी सवाल उठाए हैं। Ради безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії. बूचा शहर में यूक्रेन के नागरिकों की बेदर्दी से हत्या की गई, बेरहमी से उनको गोली मारी गई। तमाम जगहों पर लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। इसके बाद ही पुतिन को युद्ध अपराधी कहा जाने लगा। युद्ध अपराधी का मतलब क्या होता है? 1949 में जिनेवा में दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए। उन्होंने युद्ध में कुछ नियम तय किए। उसके मुताबिक आप सिविलियन यानी आम नागरिकों पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन बूचा में जो कुछ हुआ उसके बाद पुतिन को युद्ध अपराध की श्रेणी में उनके ऊपर मुकदमा चलाने की दुनिया के कई मुल्कों ने वकालत करनी शुरू कर दी।
अगर ये होता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बुचा जाकर बुचा के गुनहगारों के खिलाफ गवाहों से उनके बयान दर्ज कर सकता है, क्योंकि बुचा से सामने आई तस्वीरें जांच करने वालों को सीधी वहां जाने की इजाजत देती हैं। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने कुछ रूसी सैनिकों को भी बंधक बनाने का दावा किया है। उनके बयान भी लिए जा रहे हैं। इस सबसे ऊपर सवाल है कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर केस चलाया जा सकता है। कोर्ट को पहले ये देखना होगा कि बुचा की बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है। सैनिकों और कमांडरों के खिलाफ केस चलाना ज्यादा आसान होगा। जांच करने वाले पुतिन को भी घेर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ठोस सबूत देना होगा कि पुतिन ने ही बुचा के नरसंहार के आदेश दिए और युद्ध अपराध किया, या फिर वो जानते थे कि युद्ध अपराध हो रहे हैं जिन्हें रोकने में नाकाम रहे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 28 फरवरी को यूक्रेन में रूस के खिलाफ जांच करने की बात कही थी, जिसमें सबसे बड़ा पेच ये फंसा कि रूस और यूक्रेन दोनों ही आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में यूक्रेन के लोगों को रूस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यूक्रेन की एक सांसद का तो बुचा की तस्वीरों को देखकर जिनेवा कन्वेंशन पर से ही विश्वास उठ गया है। Watching how we are dying and talking about Geneva Convention, maybe you should call Putin and talk to him about Geneva Convention, about naked women that I have seen in Bucha who were ran over by tanks. Was this according to Geneva Convention, maybe? Or like, what are the things that you're talking about Geneva Convention? Who are the organizations that will be enforcing Geneva Convention? I have questions to you. I think UN failed. NATO failed. बुचा का भूत पुतिन के माथे पर मंडरा रहा है। एक तो उन पर वॉर क्राइम जैसे खौफनाक अपराध का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के युद्ध में माइंड गेम बहुत हाई लेवल का चल रहा है। जेलेंस्की ने सरेंडर करने वाले रूसी फौजियों के लिए बड़ा इनाम रखा है। अगर रूस के फौजी टैंक के साथ सरेंडर करते हैं तो उसे भारत की करेंसी के मुताबिक 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोई बख्तरबंद गाड़ी लेकर सरेंडर करेगा तो उसे 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई रूसी पायलट फाइटर जेट लेकर यूक्रेन में सरेंडर करता है तो उसे 7.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कोई पायलट हेलीकॉप्टर के साथ सरेंडर करता है तो 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यूक्रेन ने कहा कि ऐसे रूसी सैनिकों का नाम गुप्त रखा जाएगा और उन्हें किसी तीसरे सुरक्षित देश में भेज दिया जाएगा। what Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation. But the world has yet to see what they have done in other occupied cities and regions of our country. यूक्रेन पर रूस के हमले को 40 से ज्यादा दिन का वक्त हो चला है। पुतिन जो चाहते थे वो अब भी हासिल नहीं कर पाए हैं। जेलेंस्की भी मैदान में डटे हुए हैं। पुतिन कभी 2 कदम आगे तो कभी 4 कदम पीछे चले जाते हैं। किसी दिन ताबड़तोड़ हमले करते हैं तो किसी दिन रूस की फोर्सेज एकदम सन्नाटे में रहती हैं। सवाल यह है कि पुतिन के दिमाग में क्या है। सवाल यह है कि क्या यह युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है या और ज्यादा भीषण होने वाला है और आगे चल करके विश्व युद्ध की शक्ल लेने वाला है। कीव पर कब्जे की फिराक में पुतिन नए नए प्लान बना रहे हैं। वो बार बार अपना टारगेट बदल रहे हैं, जिसमें रोज सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुतिन की रेड आर्मी कीव पर अपना झंडा नहीं फहरा पाई है। ऊपर से बुचा के भूत ने पुतिन के रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है और इसी बात से झल्लाए पुतिन हथियारों की हनक दिखा रहे हैं। यूक्रेन के नए नए शहरों को टारगेट कर जेलेंस्की को झुकाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन यूक्रेन के शहरों में बरसती मिसाइलें और यूक्रेन के अडिग रहने की नीति से लग रहा है कि जंग लंबी खिंचेगी।